Hello students, myself Suman Kuntal, your SSC teacher. Today we'll start the next part of a chapter, the making of constitution. So let's start. In the previous class we have studied about the process up to the making of constitution or your constituent assembly. और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड अमेंड रॉय लेके आए 1934, फिर उसके बाद हमारा प्रोसेस चला, फिर हमारे पास हमारा जो हमारे पूरे इंडियंस थे ब्रिटिशर्स के साथ उनकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प करने गए। फिर 1940 के अंदर उन्होंने एक टर्म एंड कंडीशंस रखे हमारे इंडियंस ने कि हमें वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में हमारी हेल्प करेंगे, हमारी जो मशीनरी है गवर्नमेंट वो हमारी फॉर्म करने में हमारी हेल्प करेंगे, हमको इंडिपेंडेंट करेंगे, देन आवर इंडियंस विल हेल्प देम इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्लियर? तो उनके बाद दे एग्रीड और उसको क्या कर देते हैं, दे कॉल दैट एग्रीमेंट एज अ प्रपोजल ऑफ अगस्त इन 1940। तो इस तरीके से हमारा अगस्त प्रपोजल साइन हो जाता है। इन 1945 आपका वर्ल्ड वॉर फिनिश हो जाता है। हमारी ब्रिटिशर्स जो थे इंग्लैंड में, वहाँ पे उनकी लेबर पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। टर्म्स एंड कंडीशन सामने रखे जाते हैं कि आप लोग की गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, आपने वॉर में इस तरह का आपका वॉर ख़त्म हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ठीक है अब हमारे प्रपोजल की बात करिए। उसके बाद जब हमारी लेबर पार्टी हमारे इंग्लैंड में फॉर्म हो जाती है, उसके बाद दे सेंड अ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन बेसिकली क्या आता है, 3 मेंबर ग्रुप एक प्लान था जिसमें 3 मेंबर्स हमारे इंग्लैंड से भेजे गए थे। बेसिकली 3 मेंबर थे, उनके साथ में बहुत सपोर्टर्स भी थे, बट बेसिकली जो मेन हेड थे देवर 3 ओनली। तो कैबिनेट मिशन हमारे इंडिया में आता है 1945 की किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर जो हमारी पावर जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी उसको ट्रांसफ़र करके हमारे इंडियंस को देनी है। तो जो ट्रांसफ़र जो प्रोसेस है वो पीसफुली करवाना है। क्लियर? कैबिनेट मिशन प्लान मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो हमारे कैबिनेट मिशन थी वो इंग्लैंड से हमारे ग्रुप ऑफ मेंबर्स आते हैं फ्रॉम इंग्लैंड, लाइक अबाउट मेनली 3 वर देयर हु केम टू इंडिया फॉर द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियंस। क्लियर? that's the main motive of cabinet mission plan। क्लियर? उसके बाद उनके और ऑब्जेक्टिव्स थे। क्या ऑब्जेक्टिव थे कि एक तो पावर का ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियंस, साइड बाय साइड हमारे इंडियंस के उन मेंबर्स हेल्प करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? फॉर हमारे इंडियंस को एक्सप्लेन करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी जो हेल्प करने के लिए हमारी कैबिनेट मिशन हमारी इंडिया में आई थी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इज माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान एक्चुअली में आप लोगों की पिछली क्लास में डाउट्स थी अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान एंड द सेकेंड इज योर माउंटबेटन प्लान। तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन कि माउंटबेटन प्लान क्या था, क्योंकि जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी उस टाइम पे जो हमारे लॉर्ड वाइसरॉय थे दैट वाज माउंटबेटन। क्लियर? तो जिस तरह से वायलेशन और हमारी इंडिया के अंदर पूरी लड़ाइयाँ झगड़े जो हो रहे थे कि मुस्लिम्स को एक अलग इलेक्टोरेट देनी है, इलेक्टोरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी देनी है, ताकि वहाँ पे वो अपने ही मेंबर को इलेक्ट करें और अपने ही वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स ही रहेंगे। तो इस तरह का पार्टीशन की बात चल रही थी। क्लियर? और इसको बहुत ज़्यादा हाई अप या उसको बहुत ज़्यादा जो उसको स्टिमुले होता है, जो उसको बहुत इग्नाइट करने वाली बात थी, वो कब होती है? इन जुलाई अगस्त 1946 इलेक्शंस हेल्ड होते हैं, जो कि हमारी कैबिनेट मिशन हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी पूरी हेल्प करती है इन इलेक्शंस में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्शंस थे वो हमारे 1935 गवर्नमेंट एक्ट से आए थे उस टाइम। जैसे कि हमारे पास स्टेट असेंबलीज या स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर हमारे इलेक्शंस होने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन वो बहुत ही पूरी तरह से फॉर्मल इलेक्शंस नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो वोटिंग पावर थी वर जस्ट इन द हैंड्स ऑफ रिच लैंडलॉर्ड्स और जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, इन लोगों के हाथ में थे। हालांकि पूरी तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ही फॉलो उन्होंने नहीं की थी, लेकिन इलेक्शंस होते हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए, मतलब स्टेट में जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे हमारे इलेक्शंस होते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे हमारे पास 389 हमारे
389 हमारी इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जो कि हमारे 296 हमारे कहाँ से होते हैं, ब्रिटिश स्टेट से, और 93 हमारे प्रिंसली स्टेट जो कि नॉमिनेटेड थे मेनली। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था नॉमिनेटेड मतलब कि वहाँ पे इलेक्शंस नहीं करवाना, अपने अकॉर्डिंग या अपना जो मेन प्रेफरेंस है या अपने जिसके लिए हमारी ज़्यादा प्रेफरेंस है या हम जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं उनको वहाँ से नॉमिनेट मतलब खुद ही चुन लेना, नॉमिनेट कर लेना कि हाँ ये हमारा मेंबर बन सकता है हमारे असेंबली के लिए या कहीं के लिए भी। क्लियर? तो इस तरीके से इलेक्ट पर्सनस को हम इलेक्ट करते थे खुद से ही, दैट वाज एक्चुअली अ नॉमिनेशन। क्लियर? तो बेसिकली जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी वहाँ पे नॉमिनेशन प्रोसीजर ही था कि वहाँ पे जो बड़े बड़े राजघराने हैं उनमें से उनके प्रिंसेस या प्रिंस को चुन लेना फॉर अ मेंबर या राजा को चुन लेना, इस तरह के वहाँ से लोगों को पार्टी के लिए चुन लिया करता था। तो दैट इज़ योर नॉमिनेशन। क्लियर? तो हमारे पास जो बेसिकली इलेक्शंस हुए हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स में हुए थे, जिनमें से 296, जिनमें से मुस्लिम्स को ऑक्यूपाई ओनली 73 सीट्स, माइनॉरिटी में थे। ये उनके दिमाग में फीड हो गई कि नाउ वी आर इन द माइनॉरिटी, अगर हम इस तरीके से माइनॉरिटी में रहेंगे तो क्या होगा कि जो हिंदूज हैं दे विल डोमिनेट अस, दे विल सुप्रेस्ड अस, या फिर हमारे पास हमेशा सुपीरियर में रहेंगे। तो इस तरीके से उनके मन में ये धारणा बन चुकी थी कि हमें अब अपना सेपरेट नेशन चाहिए, हम इस तरीके से माइनॉरिटी में हम इंडिया के अंदर सुप्रेस या डोमिनेट होकर हम नहीं रह सकते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे वायलेशंस, बहुत सारे विद्रोह, बहुत सारी लड़ाइयाँ और राइट्स, एग्रेशंस, अपराइजिंग्स बहुत सारी स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से जिस टाइम के बाद चलती है कि हमारे पास जैसे उस टाइम हमारे माउंटबेटन थे, हमारे जो लॉर्ड वाइसरॉय थे हमारे इंडिया में ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस जो थे हमारे माउंटबेटन थे। फिर उन्होंने फिर माउंटबेटन प्लान बनाया। माउंटबेटन प्लान बेसिकली सेपरेटिंग नेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। क्लियर? माउंटबेटन प्लान में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था उसमें जो रखा गया कि दैट वी हैव टू सेपरेट द नेशन, वी हैव टू डिवाइड द नेशन, चाहे वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान में डिवीज़न हो, बट वी हैव टू सेपरेट और डिवाइड द नेशन हम लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी या फिर रिलीजन। क्लियर? हमारे जो नेशन था उसको रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करना है। तो हमारा जो माउंटबेटन प्लान था बेसिकली 3 जून 1947 को किया गया था। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे 2 नेशन बन जाते हैं ऑन या उसके बाद आफ्टर 3 जून 1947। तो दैट वाज बेसिकली योर माउंटबेटन प्लान। क्लियर? अब उसके बाद हमारे मैंने आपको बताया था हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे मेंबर, जैसे बताया ये मेंबर हमारे इलेक्ट किए गए थे, चुने गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी वो असेंबली थी जिसमें हमारे मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे जो कि हमारे आगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे। क्लियर? सो हमारा दैट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसके बाद हमारे जो इतने मेंबर्स हमारे पास आ जाते हैं हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने के लिए। बेसिकली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो हमारी 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी, जिसके हमारे टेम्पररी चेयरमैन थे दैट वाज योर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर? जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो क्लास में आपको मैंने वीडियो लेक्चर जो बनाया था मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया। फिर हमारे नेक्स्ट डे ही हमारे उनको हटा दिया जाता है। मैं आपको बताती हूँ, इसमें भी आप लोगों को डाउट होगा कि सच्चिदानंद सिन्हा वो टेम्प्रोरी क्यों थे। एक्चुअली ये प्रोसीजर होता है, जैसे कि अगर हमारी लोकसभा की बात करें, हमारे जो स्पीकर होता है, क्लियर, जब तक जैसे कि हमारी नई लोकसभा पूरी सेशन स्टार्ट हुआ है, पूरे इलेक्शंस हुए, हमारी पूरे मेंबर हमारी लोकसभा के मेंबर्स सेलेक्ट कर लिए गए, लेकिन जैसे फर्स्ट मूवमेंट या फर्स्ट मीटिंग जब होती है तो हमारा जो स्पीकर होता है वो भी हमारा टेम्प्रोरी होता है, क्योंकि जो परमानेंट है वो भी सिलेक्ट होने वाला है हमारे लोकसभा की मीटिंग्स के लिए। लेकिन जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हेल्प करता है, जो स्पीकर होता है वो भी हमारा टेम्प्रोरी होता है। उसके बाद हमारे परमानेंट स्पीकर के इलेक्शंस होते हैं, उसको इलेक्ट किया जाता है, तब तक के लिए टेम्प्रोरी स्पीकर रखा जाता है। सेम जो हमारे परमानेंट जो चेयरमैन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी, उसका इलेक्ट होना सिलेक्ट होना बाकी था, इसलिए उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हमें कोई चेयरमैन चाहिए था। तो इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एज अ टेम्प्रेरी चेयरमैन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाया जाता है। क्लियर?
13 दिसंबर 1946 को हमारे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशंस, मतलब कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन क्या था, जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे ऑन 13 दिसंबर 1946, जिसमें क्या मेन मोटिव थे कि हमारे देश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना है उसमें हमारे कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, या मेन ऐसे कौन कौन से थिंग्स हैं जिनमें हमें रीसोल्यूशन निकालना है, जिनको हमें थिंक ओवर करना है, दोबारा से सोचना है अच्छे से, जिस पे बहुत सारा थिंकिंग करनी है। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को लेके आए कि हमें बेसिकली हमारे देश में, हमारी कंट्री इंडिया में किन मेन ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना है और उनको हम किसी भी तरीके से उनको हमें इग्नोर नहीं करना है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स लेके आए थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ऑन 13 दिसंबर 1946। उसके बाद हमारी अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई कि किस डिपार्टमेंट को किस टॉपिक पे डिस्कस करना है, किस डिपार्टमेंट हमारा किस वर्क पे काम करेगा, किसको हमारे राइट्स पे काम करना है, किसी को हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे काम करना है। तो इस तरह की हमारे अलग अलग कमिटीज़ बनाए गए, जिनमें से मेन कमेटी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड थे हमारे भीमराव अंबेडकर। क्लियर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे हमारे जिसके मेन हेड ड्राफ्टिंग कमेटी के। बाद में उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया जाता है। फिर एट लास्ट हमारा 2 years 11 months और 18 days में हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग बताती हूँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हो रहा था, इन प्रोसेस था, उस टाइम पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अराउंड 150 यू कैन से 150 200 हमारी डिबेट्स हुई थी। आप लोगों को लग रहा हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं आया, उसके ऊपर अराउंड 3 years, मतलब 2 years 11 months और 18 days, अराउंड वो पूरा 3 साल ही हो जाते हैं। तो उस 3 सालों के अंदर हमारी छोटी से छोटी चीज़ पर डिस्कस हुए थे कि हमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक एक वर्ड जो डाला गया है उसके ऊपर पहले बहुत बड़े बड़े डिस्कशंस हुए थे, डिबेट हुई थी। प्लस जो भी कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी कुछ डिस्कस हुआ था किसी भी चीज़ को लेके, उसको रिकॉर्ड किया गया, रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया कि हाँ इस पर्सन ने या इस मिनिस्टर ने या इस मेंबर ने ऐसा कुछ बोला इस तरीके से। हमारे पास कोई भी अगर, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो अलग अलग इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से आए थे, तो वो अपनी प्रॉब्लम अलग अलग कॉर्नर जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ जिस क्षेत्र से जो रिप्रेजेंटेटिव आया, हमारे मेंबर आया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, वो अपने क्षेत्र की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी निकाले जा रहे हैं। पर दूसरे सामने वाली बंदा या सामने वाली पार्टी उसको अब आर्ग्यू कर रही है उस चीज़ के लिए कि क्या ये बेटरमेंट होगा, इस चीज़ को हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करें, कहीं उसके डिसएडवांटेजेस तो नहीं है, कहीं उसके क्या क्या डिलिमिटेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ों पर बहुत टाइम तक डिस्कस हुआ। फिर डिस्कस जो भी कुछ होता था उसको रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड भी किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पूरे 2 years 11 months 18 days की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेसेस में जो भी काम या कोई भी जिसने भी जो भी कुछ कहा। तो हमारा 2 years 11 months और 18 days में हमारा पास क्या आ गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया। और हमारा 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है हमारा इन्फोर्स कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। क्लियर? उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, 1951 में इलेक्शंस होते हैं। लेकिन 1951 इलेक्शंस में और जब तक हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई है तब तक जो हमारी गवर्नमेंट थी वो बेसिकली कौन थी, क्योंकि इलेक्शंस तो हमारे 1946 में हो गए थे। किसको कौन सा डिपार्टमेंट संभालना है, किसको कौन सा कार्य करना है, वो सारी चीज़ें सोचनी थी। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्हीं को हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? इंटरिम गवर्नमेंट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट के मेंबर्स थे। क्लियर?
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी मेंबर्स थे वो हमारी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, मतलब वही आपस में अपने आप को या फिर हम आपस में इलेक्ट कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी को हमारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, हमारे क्या बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, और जो मेंबर्स हैं उनको अलग अलग उनके डिपार्टमेंट सौंप दिए जाते हैं। इस तरह से हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। लेकिन एक्चुअल फॉर्म में जैसे हमारा 26/1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड हो गया, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनको इलेक्शंस के अकॉर्डिंग, वोटिंग्स के अकॉर्डिंग उनकी जो सीट्स थी उनको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। क्लियर? ये तो हमारा पूरा प्रोसेस था हमारा ये अब तक का इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे? जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया। अब हम आपको अपने आपकी क्लास के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ फीचर्स कि मेन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं या उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड्स का बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके पीछे भी रीज़न है क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिगेस्ट इसीलिए है क्योंकि एक तो फर्स्ट थिंग कि हमारे इंडिया के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही है। हमारे पास वी हैव मैनी स्टेट्स, वी हैव 28 स्टेट्स इंडिया के अंदर, लेकिन हमारी किसी भी स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर किसी भी स्टेट है, किसी भी स्टेट में कोई भी रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम ज़रूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या उनके रिगार्डिंग उनकी इन्फॉर्मेशन सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी हैं, डाली गई हैं रिटन फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें हमारी 28 स्टेट जो हैं पूरी इंडिया में, हमारे पास हिमालयाज़, हमारे डेजर्ट, हमारे प्लेट्यूज, हमारे आइलैंड्स, मतलब हर किसी की इन्फॉर्मेशन या हर किसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है। इसी वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सारी चीज़ें ऐड होने की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। क्लियर? और प्लस हमारे इंडिया के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, रिलीजन बेसिस पे, हमारी कास्ट बेसिस पे, हमारे कल्चर बेसिस पे, हमारी लैंग्वेज के बेसिस पे, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो हमें हर किसी चीज़ को बहुत फोकस करते हुए, मतलब कि कोई भी हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तो हमने किसी भी चीज़ को या किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं किया, उसको प्रॉपर तरीके से फोकस किया। हर किसी सेक्टर को, हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ भी है, उस हर चीज़ पर फोकस किया और उस सेक्टर को फोकस करते हुए उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है या उसके लिए कोई भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना देती हैं। हमारे इंडिया के अंदर वी डू नॉट हैव एनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर स्टेट्स। हमारे स्टेट्स का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जैसे कि यूएसए का है। ठीक है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है दैट वाज बेसिकली अ फेडरल कंट्री। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी अराउंड 50 स्टेट्स हैं, जो कि पूरी यूएसए डिवाइडेड है, लेकिन वहाँ पर हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो पूरी कंट्री उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है सेंट्रल लेवल पर। फिर हमारी जो अलग अलग स्टेट्स हैं अमेरिका की, उनके भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन हैं। क्लियर? तो ऐसा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इंडिया में नहीं है। क्लियर? तो ये हमारी क्या बनाती हैं? बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं। जितने भी नियम कानून हैं हमारे स्टेट्स के लिए, हमारे यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, वो सारे नियम कानून या फिर हमारे किसी भी धर्म के लोगों, किसी भी कल्चर के लोगों, सबके लिए नियम कानून हमारे देश ने बनाए हैं और उन सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो दिस ऑल मेक्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? मैंने आपको बता ही दिया कि वी डू नॉट हैव एनी सेपरेट स्टेट फॉर वी डू नॉट हैव एनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ स्टेट और वी हैव जस्ट ओनली वन दैट इज़ योर एट सेंट्रल लेवल। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा फेडरल फॉर्म।
फेडरल फॉर्म को पहले आप एक मिनट समझ लीजिए कि आप लोग उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा देती हूँ कि हमारी जो कंट्री है बेसिकली यूनिटरी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उससे पहले मैं आपको यूनिटरी और फेडरल फॉर्म, ये दो वर्ड्स हैं जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग करेंगे। क्लियर? हमारी जो इंडिया बेसिकली यूनिटरी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करती है। ये क्या है? फेडरल फॉर्म जो है वो बेसिकली बताता है कि हमारी इंडिया में जो पावर शेयरिंग है, जो पावर शेयर की गई हैं, बेसिकली हमारी इंडिया में पावर्स प्रॉपर तरीके से शेयर की गई हैं। सारी की सारी पावर्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं हैं। क्लियर? जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट अलग चलती हैं, हमारी यूनियन टेरिटरीज़ की गवर्नमेंट अलग, हमारे जो स्टेट्स हैं उनकी अलग गवर्नमेंट चलती है, यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल के अंडर चलती हैं। इस तरीके से क्या है कि हमारी जो पावर्स हैं पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे लेवल पर, जो नीचे का लेवल है उस पर स्टेट्स जो आती हैं उनमें डिवाइड कर दी गई हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री है, हमारी सेंट्रल लेवल पर पावर है, उसके बाद सारी की सारी पावर हमारी स्टेट्स में डिवाइड कर दी गई हैं। क्लियर? तो ये कहलाता है हमारा फेडरल फॉर्म। फेडरल फॉर्म का बेसिकली मतलब यही है कि फेडरेशन मतलब पावर को डिवाइड करना। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे पास अलग पावर है, फिर उसके बाद हमारी स्टेट्स में भी वो पावर अलग अलग डिवाइड कर दी गई है। क्लियर? इस तरीके से क्या बनाता है हमारी कंट्री को? फेडरल फॉर्म। सेकंड थिंग कि हमारी जो है फेडरल फॉर्म में एक चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि हमारी जो जुडिशरी होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्लियर? जिसके ऊपर मैं आपको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी फ्रीडम ऑफ जुडिशरी में, इस टॉपिक में। लेकिन हमारा फेडरल फॉर्म का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वी शुड हैव अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो किसी और मेन पावर के अंडर कार्य नहीं करनी चाहिए कि कोई ऊपर से कोई अपने आप को बताएगा कि आपको ये कार्य करना है, वैसे कार्य करना है। कोई भी डोमिनेंसिंग उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये आपको क्या बताता है? फेडरल फॉर्म। अंडरस्टूड? यूनिटरी क्या होता है? हमारी इंडिया जो है यूनिटरी इसीलिए है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट थिंग क्या है कि आपकी जो पूरी कंट्री इंडिया है उनमें जितनी भी स्टेट्स हैं, हमारी स्टेट का कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्या है? सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो हमारी इंडिया क्या बनाता है? यूनिटरी बनाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे स्टेट्स का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये हमारी कंट्री को यूनिटरी बनाते हैं। अंडरस्टूड? सेकंड, हमारी जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप जो है हमारे इंडियंस की सिटीजनशिप एक है, जो हमारी कंट्री को क्या बनाते हैं? यूनिटरी। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे लोगों की जो सिटीजनशिप है वो दो है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट अमेरिका की और कि रेस्पेक्टिवली उनकी अलग अलग स्टेट्स की। क्लियर? अगर मैं कहूँ मैं राजस्थान स्टेट में रहती हूँ, तो अगर मेरे पास राजस्थान स्टेट का डोमिसाइल, राजस्थान स्टेट की सिटीजनशिप हो और मेरे पास इंडिया कंट्री की सिटीजनशिप हो, दैट इज़ डुअल सिटीजनशिप। लेकिन ऐसा हमारे इंडिया में नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, दैट इज़ इंडियन। इसकी वजह से क्या है कि मैं विदाउट एनी बाउंडेशन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, मैं अपने इंडिया में कहीं भी अपनी कोई भी ज़मीन ले सकती हूँ, कहीं भी रह सकती हूँ, कहीं भी किसी भी पार्ट में जा सकती हूँ, मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। जो कि पहले हमारे जम्मू कश्मीर में थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहे। अंडरस्टूड? अब मेरी पूरी कंट्री में जम्मू कश्मीर से लेके मेरे कन्याकुमारी तक, आपके गुजरात से लेके आपके अरुणाचल प्रदेश तक, अब मेरे पास कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं फ्रीली सॉवरन तरीके से मैं कहीं भी रिसाइड कर सकती हूँ, कहीं भी रह सकती हूँ, कहीं भी कुछ भी ले सकती हूँ, जा सकती हूँ। क्लियर? तो मेरे पास क्या है? सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप। तो मेरे पास एक तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है मेरी पूरी कंट्री के लिए, मेरे स्टेट्स का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सेकेंड थिंग कि मेरे पास सिंगल सिटीजनशिप है, दैट इज़ इंडियन। ये दोनों मेन फीचर्स हैं जो मेरी कंट्री को यूनिटरी बनाते हैं। अंडरस्टूड? फेडरल, मैंने कहा यूनिटरी फेडरल। फेडरल कौन बनाता है? कि हमारी इंडिया के अंदर पावर्स क्या है? डिवाइडेड है। पावर्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी हैं और पावर्स मेरी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हैं। तो मेरी कंट्री क्या बन गई? फेडरल। क्यों? फेडरेशन है किसकी? पावर्स की। किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। क्लियर? पावर्स डिवाइडेड है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो ये सारी चीज़ें मेरी कंट्री को क्या बनाती हैं? यूनिटरी फेडरल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्लियर?
नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म। जैसे कि मेरी पार्लियामेंट के हमारे तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका कंपोनेंट है आपका लेजिस्लेटिव बॉडी, जो कि लॉज मेकिंग बॉडी है। सेकंड है आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी, कौन सी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। और थर्ड है आपकी जुडिशरी। क्लियर? तो पार्लियामेंट्री मेरी गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि मेरी गवर्नमेंट में जो मेन पावर्स में है, जो मेन मेरी कंट्री को रन करते हैं, बेसिकली कौन रन करता है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन रन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि हमारे इन दोनों बॉडी के क्या हैं? मेंबर्स हैं। वो लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कंप्राइज किसकी करती है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दोनों ही हमारे इन दोनों बॉडी के पार्ट्स हैं। क्लियर? तो या इन दोनों असेंबलीज में या इनमें हमारे ये जो सारे मेंबर्स हैं वो उसके पार्ट्स हैं। क्लियर? अब ये दोनों हमारी मेन जो पावर्स हैं आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दोनों कहाँ पे किसके हिस्से हैं? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी के हिस्से हैं। इस वजह से, और ये हमारे किसके पार्ट हैं? दे आर द पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, किसके पार्ट है ये? पार्लियामेंट के मेन पार्ट है। तो इस वजह से क्या कहते हैं हमारी इंडिया की गवर्नमेंट को? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेन पावर्स किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके हिस्से हैं? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी के हिस्से हैं। क्लियर? तो हमारी इन दोनों में मेन पावर्स होने की वजह से जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, वो तो बिल्कुल ही अलग है। अंडरस्टूड? तो इस वजह से क्या है हमारी इंडिया को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अंडरस्टूड? क्यों कहते हैं? हमारी इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट हालांकि हेड ऑफ द स्टेट, अगर मैं इसमें बात करूँ कभी कुछ जगहों पे स्टेट, तो मतलब मैं कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्लियर? अगर मैं कहूँ जैसे हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, दैट मीन्स हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री, लेकिन वो किसके लिए है? जस्ट फॉर द नेम से, जस्ट फॉर द नॉमिनल वे, बस एक मामूली तरीके से उसको हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया है। अदरवाइज जो मेन पावर्स हैं आर इन द हैंड्स ऑफ पीएम। क्लियर? तो हमारी इन गवर्नमेंट क्या हो गई? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। हमारा जो जुडिशरी है उसको फ्रीडम ऑफ जुडिशरी या इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है? क्यों? जैसे ही मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि मेरी जो पार्लियामेंट के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी। तो जो हमारी जुडिशरी है वो बेसिकली इज़ टोटल फ्री फ्रॉम द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी। किससे फ्री है? फ्री फ्रॉम बोथ कंपोनेंट्स, लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी। हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ जुडिशरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी दोनों से ही फ्री है। जैसे कि आपकी राज्यसभा या लोकसभा आपकी असेंबलीज़ हैं जो आपके कानून बनाते हैं, फिर लॉज को एग्जीक्यूट करवाते हैं, वो हमारी जो जुडिशरी जो बॉडी है उसमें हमारे चीफ जस्टिस हमारे जितने भी एडवोकेट्स हैं वो बेसिकली इन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर काम नहीं करते हैं। दे आर टोटल फ्री। उनके जो नियम कानून तौर तरीके जो उन्हें करना होता है बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, लेकिन वो इनके अंडर कार्य नहीं करते, वो बिल्कुल फ्री हैं। इनके जो मेंबर्स के जो भी वर्किंग प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है और हमारे जुडिशरी में जो भी वर्किंग प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है। एक दूसरे के वो कोई भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालांकि जुडिशरी इंटरप्ट करती है हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी के कार्य में। क्यों? अगर इन्होंने कोई भी नियम कानून बनाते हैं, अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, तो जुडिशरी जरूर ही इनके वर्क में इंटरप्ट कर सकती है। क्लियर? बिल्कुल फ्री है। सेकेंड थिंग कि जो जुडिशरी सिस्टम है उसके ऊपर या उसको कोई भी मेंबर, कोई भी प्रेशर ग्रुप या कोई भी कानून या कोई भी पार्टी उसके ऊपर कोई भी प्रेशराइजेशन नहीं कर सकती है किसी भी कानून या किसी भी चीज़ के लिए। अगर कोई गलत है जुडिशरी ने कहा तो वो गलत ही होगा। क्लियर?
कोई भी बाहर का कोई भी पार्टी मेंबर, एमएलए, एमपी कोई भी हो या पीएम ही क्यों ना हो, वो हमारे जितना भी जुडिशरी में जो भी वर्किंग सिस्टम है उसके वर्क में या उनके ऊपर कोई भी प्रेशराइजेशन नहीं कर सकता है। सो जो मैंने आपको दो मेन थिंग्स बताई कि दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी, नो अदर पार्टी, नो एनी अदर मेंबर, एमएलए, एमपी कैन प्रेशराइज एनी जज और अ जुडिशरी सिस्टम। दैट्स व्हाई ऑल दिस मेक्स आवर जुडिशरी इंडिपेंडेंट। क्लियर? नेक्स्ट है आपका एडल्ट फ्रेंचाइजी, वेरी इंपॉर्टेंट हमारी इंडिया में। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1935 या हमारे इलेक्शंस तक 1946 के इलेक्शंस तक हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं की जा रही थी। लेकिन अब हमारी जो इंडिया है, हालांकि हमारी कंट्री जो है बहुत डाइवर्स है, बहुत बड़ी है, बहुत ही भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे अलग अलग हो, चाहे वो कल्चर के बेसिस पे अलग अलग हो, चाहे वो कास्टिज्म के बेसिस पे अलग अलग हो, कम्युनिटी अलग अलग फॉर्म कर रखी हो। लेकिन फिर भी इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद या फिर इकोनॉमिकली पुअर, हमारी कंट्री इकोनॉमिकली पुअर होने के बावजूद भी, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को बहुत ही प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता है। मतलब जो भी हमारे इंडिया में बेसिकली जो भी दोज हू आर 18 ईयर्स कैन कास्ट अ वोट, और प्रॉपर तरीके से जो प्रोसीजर है वो पूरी तरह से फॉलो किया जाता है। और अपना जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे इंडिया में जाकर बहुत अपना जो मत है, अपना वोट जरूर डालते हैं। मतलब इस जो कानून है, जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, इसको लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? दे आर द क्लेम्स ऑफ अ इंडिविजुअल, ठीक है, फॉर अ सेल्फ डेवलपमेंट और फॉर अ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। मैं आपको बताती हूँ कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कि ये एक्चुअली ये हमारे इंडिविजुअल अधिकार हैं, हमारे जो इंडिविजुअल अधिकार हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ने हमको दी गई हैं। क्लियर? कि हम इन अधिकारों के ऊपर मेरा अगर सपोज मैं कहूँ मेरे फंडामेंटल राइट्स, तो उन जो हमारे जो 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर मेरा पूरा अधिकार है। अधिकार है मतलब कि मैं उन फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग मैं उनको कहीं भी कुछ भी मैं उनको यूज़ कर सकती हूँ। मतलब अगर कोई मेरे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी अगेंस्ट जाएगा या उनको मुझे फॉलो करने नहीं देगा, तो मैं उनके खिलाफ कुछ भी कंप्लेन या कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय या जीने में या मैं पूरी तरह से उनको इस्तेमाल कर सकती हूँ। क्लियर? सो दीज ऑल आर योर फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? फंडामेंटल राइट्स, एक और चीज़ मैं आपको बाद में डिफ्रेंशिएशन बताऊंगी कुछ फंडामेंटल राइट्स और आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। क्लियर? फंडामेंटल राइट्स आपके एक्चुअली गवर्नमेंट ने आपको पूरी तरह से अधिकार दे रखे हैं कि आप राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, मतलब आपके पास अधिकार हैं। लेकिन आपके इन फंडामेंटल राइट्स में से किसी भी अधिकार का एक्सप्लॉयटेशन होता है, हनन होता है, या फिर कोई आपको आपका राइट टू फ्रीडम एंजॉय नहीं करने दे रहा है। मैंने कहा कि मेरे पास राइट टू फ्रीडम का अधिकार है, मैं इंडिपेंडेंटली कहीं भी जा सकती हूँ और आ सकती हूँ, मुझे इसमें कोई भी रोक नहीं सकता है जब तक कि मैं किसी दूसरे के अधिकार को या दूसरे को प्रॉब्लम ना क्रिएट करूँ। क्लियर? तब तक मैं अपने अधिकार को फुल्ली तरीके से एंजॉय कर सकती हूँ। क्लियर? तो ये राइट अगर मुझे ये कोई नहीं करने दे तो मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके उनका गेट नॉक कर सकती हूँ कि हाँ ये पर्टिकुलर लोग हैं या फिर ये कुछ कम्युनिटी है जो मेरे अधिकार को मुझे एंजॉय नहीं करने दे रही है। क्लियर? लेकिन ऐसा कुछ हमारे नेक्स्ट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आपको समझ में आ गए? ये मूल अधिकार हैं जो हमारी सरकार ने हमको दिए गए हैं। इनको अगर डिफाइन करें, दे आर द क्लेम्स गिवन बाय गवर्नमेंट फॉर अ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है कि हमारे गवर्नमेंट ने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ नियम कानून बनाए हैं। ये तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए थे, कुछ नियम कानून हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। हमने अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो कर लिया, अब हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हो। क्लियर? हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हो। लोग जैसे कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स ज़रूर जाना है। क्लियर? उसके बाद हमारे जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्लॉटरिंग हाउसेस, जैसे कि जहाँ पे एनिमल्स को मार दिया करते थे, वो सारे बैन करवा दिए गए, बंद करवा दिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारे एनिमल हमारे जो एनवायरनमेंट के बड़े हिस्से हैं एनिमल्स, उनको मार दिया जाता था। तो उनकी क्या है कि उनकी जो लाइफ है, राइट टू लाइफ जो है
एनिमल्स को भी अधिकार है जीने का, तो हम उन्हें क्यों कैसे मार सकते हैं, तो वो बंद करवा दिए गए। क्लियर। हमारे जो स्कूल्स हैं, ठीक है, हमारे जो स्कूल्स हैं, क्योंकि क्या होता था पहले कि एक्चुअली ये जो मिड डे मील स्कीम है वो हमारे तमिलनाडु से आई थी, वहाँ पे ये स्टार्ट किया गया था कि बच्चे क्या है सुबह सुबह स्कूल आते थे, जैसे ही उनका इंटरवल हुआ अपने घर पे खाना खाने गए, उसके बाद जो सेकेंड मीटिंग होती थी अटेंडेंस की, जो स्कूल में फर्स्ट मीटिंग हो गई इंटरवल तक, सेकंड मीटिंग इंटरवल से छुट्टी तक, लेकिन जो सेकंड मीटिंग होती थी बच्चे उसको अटेंड करने नहीं आते थे, छुट्टी पे गए, लंच में गए घर पे खाना खाने, फिर वो वहीं पर रह गए, वो स्कूल ही नहीं आते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारी जो मीटिंग्स थी, बच्चों की जो अटेंडेंस थी वो पूरी कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, मिड डे मील स्कीम। तो फिर बाद में हमारी सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छा लगा ये स्कीम, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पूरी अपनी जो अपनी असेंबली है, अपनी जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे बताया कि ये कानून बना देना चाहिए कि अब हर गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील स्कीम चालू करवाई जाए। तो क्या हुआ कि अब हमारे हर स्कूल में, हम लोग देखे होंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारी मिड डे मील स्कीम चालू है, एक्टिव हैं। तो क्या हुआ इससे, उससे क्या हुआ कि हमारे जो स्कूल बच्चे पढ़ने आ रहे हैं अब वो दोनों मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट किसका हुआ, हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है ना। हमारे जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं स्कूल, दोनों मीटिंग अटेंड करके आ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। तो ऐसे नियम कानून, ठीक है, ऐसे नियम कानून जो हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो सोशली हो, जैसे कि औरतों को पूरे अधिकार देना, उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स खुलवाना, जैसे गांव में लोग हैं, जैसे गांव में आपने देखा होगा कि हमारी डॉक्टर्स, हमारी जो नर्सेज होती हैं, हमारी आंगनवाड़ी आंटियां होती हैं, वो घर घर जाती हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनको इंजेक्शन लगवा के आती हैं, उनको आयरन कैल्शियम टैबलेट उनको घर पे दे के आती हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारी सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए हैं कि हमें सबका डेवलपमेंट लेके चलना है। जो गांव में है वो हॉस्पिटल्स तक इंजेक्शंस के लिए, टिटनेस वैक्सीन्स के इंजेक्शन वो नहीं लग पाते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, तो उनको अब घर तक वो चीज़ सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सारे नियम कानून किस में आ गए, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि हमारी कंट्री के लिए हमने कुछ प्रिंसिपल्स नियम कानून बना लिए हैं ताकि हम अपनी कंट्री का सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डेवलपमेंट कर सकें। तो ये हमारे आ गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। हमारे एक्चुअली इस चैप्टर में हमारा फंडामेंटल राइट्स और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बहुत डिटेल्ड में डिस्क्राइब किया गया है। तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताती हूँ अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर? I hope you have understood. So keep studying at home, and if you have any doubt, so please write in the chat box. Clear? Good luck.